उदाहरण दिया है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हां, उनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। बीजेपी में छवि रखती हैं और जब भी बोलती हैं सुर्खियां बनती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आपका स्वागत है जी। आप साध्वी हैं, क्या जरूरत पड़ी कि आपको सियासत में आना लगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि संत का काम होता है समाज की सेवा करना जी। कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं कि समाज की सेवा करने में लगता था कि आज काश मेरे पास कुछ होता तो मैं गरीब का भला करती जी। मैं लगभग 17-18 साल की आयु से लगातार समाज में काम कर रही हूँ जी। और मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जी, इसके लिए ही लोग संघर्ष कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं कब राजनीति में आ गई जी। मैं समाज का काम करते करते यहाँ पहुंची हूँ जी। तो अब ये बताएं, जिस तरीके से आज 10 साल की एक साध्वी ने तपस्या की, तब कहीं जाकर के उसको उसका मकसद मिला। क्या पहले जो आप करते थे आप उससे ज्यादा बेहतर कर पा रहे, कुछ अलग कर पा रहे, कुछ नया कर पा रहे? देखिए, मैं इतने कह सकती हूँ, पहले मैं कथावाचक थी जी। और कथावाचक क्या, मैं एक आध्यात्मिक गुरु की शिष्या हूँ जी। योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी जैसे एक तत्वनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि साक्षात जब बोलते हैं तो उनके मुख से वेद की विषयाएं बोलती हैं जी। मैं आध्यात्मिक हूँ और मैंने शंकराचार्य जी को भी पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा जी। मुझे लगा कि मेरे गुरुदेव भी आज भी रात दिन सेवा कार्य में लगे रहते हैं। जहाँ आप कल्पना करिए कि जिन बच्चों को माँ बाप रखना पसंद नहीं करते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, दिमाग से असंतुलित हैं, उन बच्चों का महाराज जी ने विद्यालय खोला इंदौर में। और वो बच्चे 3 साल के बाद नॉर्मल होकर के स्कूलों में चले गए जी। तो जब हमारे प्रेरणा स्रोत समाज का काम कर रहे हैं तो हम उनकी जगह गिलहरी की तरह कुछ काम कर सके तो मैं अपना सौभाग्य समझूं। तो यानी ये माना जाए कि अगर राजनीति हो तभी समाज की सेवा ठीक से की जा सकती है, उसके अलावा नहीं? नहीं, देखिए, समाज की सेवा हर तरह से की जा सकती है जी। और मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों से राजनीति को लोगों ने एक फैशन बना लिया। राजनीति फैशन नहीं है, सबसे बड़ा कठिन कार्य है जी। सेवा का कार्य भी है और कठिन कार्य भी है। मैं समझती हूँ कि जहाँ कथावाचक को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, उसके अलावा कोई सुनाने वाला नहीं होता। यहाँ सुनाने वाले भी होते हैं, सुनना भी पड़ता है जी। क्योंकि जब जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी होती हैं जी। जनता को लगता भी है कि हमारे यहाँ कुछ काम होना चाहिए, तो सुनना भी पड़ता है जी। और जितना मैं प्रयास करती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों का मेरे से भला हो सके जी, मैं कोशिश करती हूँ जी। आपने निषाद जाति को लेकर के कई मुद्दे उठाए, क्या लगता है अब आपकी सरकार है केंद्र में, क्या वो राह आसान हो जाएगी? देखिए, मैं क्योंकि एक संत हूँ, वैसे मैं पूरे समाज की हूँ, लेकिन जिस समाज से मैंने पीड़ा देखी है मैंने स्वयं जिया है उसको। और आज भी यदि पूरे भारत में देखा जाए जी, तो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जाति ये है जी। जिनको एक कह सकते हैं एक दलित, जिसके अभी मैं बिहार के चुनाव में थी, मैंने वहाँ देखा कि लोगों के रहने की छत नहीं तो शिक्षा क्या देंगे बच्चों? बिल्कुल। पेट की रोटी नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? तो अभी बहुत स्थिति खराब है। मैं इतना मानती हूँ क्योंकि इनका ज्यादातर जमुना, गंगा, नदी के किनारे व्यवसाय होता था। हमारे यहाँ यातायात के कभी पहले साधन नहीं हुआ करते थे, नौकाओं से पार करना जी, जी। और मकान बनाना, किसी को तो मोहरम निकाल के लोगों को देना जी। नदी के किनारे बारी करना। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनती समाज ये रहा है, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं सदन में आई हूँ तो मैंने बात की थी कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपका विजन है और हमारी पार्टी का भी विजन है अंत्योदय जी, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को उठाना जी, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर बहुत गंभीर हैं। एक मेरी ही जाति का नहीं, किसी भी समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको उठाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जी।
उमा भारती के बाद आपको विकल्प के तौर पे माना जाता है कि जिस तरीके से उमा भारती एक वक्त आई थी निकल के, अब उसका जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो साध्वी निरंजन ज्योति है। देखिए, मैं कह सकती हूँ विकल्प कोई किसी का नहीं होता है जी। उमा जी अपना उनका एक अस्तित्व है, उनके विकल्प के रूप में मैं मानूं तो मैं तो इसको नहीं मानती हूँ। उनका एक अस्तित्व है, एक देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है, तो उनके विकल्प में मैं अपने को नहीं मान सकती हूँ। अब बुंदेलखंड में आपका पूरा बचपन गुजरा, आज बुंदेलखंड जो है बिल्कुल बुरी हालत में है, वहाँ का किसान बुरी हालत में, उसके लिए आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? बुंदेलखंड की स्थिति, क्योंकि हमने बुंदेलखंड को जिया है जी। दूसरे लोग गए हैं राजनीति करने के लिए, हमने उसको जिया है जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले थी मैं फतेहपुर से सांसद, लेकिन पहली बार जब सदन हुआ लोकसभा में जुलाई में, मैंने फर्स्ट मेरी स्पीच सबसे ज्यादा वही थी बुंदेलखंड को फोकस करके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आज देखा होगा चैनल में, मैंने देखा, अभी सुना नहीं, हमारी सरकार गंभीर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया है 4 वर्षों तक, मैं सदन में थी तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आपसे हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप युवा हैं, पूरे देश में घूम करके आपने युवा लोगों को जगा करके और आपने सत्ता पाई है। बुंदेलखंड के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, जिस तरह से मायावती ने, मेरा शब्द है, पोंटी चड्ढा को आगे कर करके मायावती ने बुंदेलखंड को लूटा, कहीं आप भी ना उसी दायरे में आ जाए। और मेरा शक बिल्कुल साबित हुआ कि बुंदेलखंड में जो राजस्व गिट्टी और मोरम के नाम से जाती है, अब वो सरकार के खाते में भी नहीं जा रही, व्यक्तिगत सपा के नेताओं की जेब में जा रही है। और मैंने ये कहा था कि हमें बुंदेलखंड के लोगों को भीख नहीं चाहिए, बुंदेलखंड के लोगों को एक कुछ दे करके वो नहीं चाहिए। बुंदेलखंड का जो राजस्व जाता है गिट्टी और मोरम के नाम से, उसका राजस्व हमें 50% दे दिया जाए, वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर अपने विकास हो जाएगा। लेकिन बुंदेलखंड को बाहरी लोगों ने लूटा जा करके, ठेकेदारी करके मशीनों से मोरम उठाई, पहले व्यक्ति के द्वारा उठाई जाती थी तो कम से कम वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, ट्रक भरते थे, मोरम निकालते थे, लेकिन वो भी पूरा छिन गया उनका। और अभी 4 साल जब बीत चुके हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंड याद आया है। काश जैसे चुनाव जीते थे बुंदेलखंड उनके दिमाग में होता तो आज वहाँ का किसान तो दूर, वहाँ का मजदूर, वहाँ का आम आदमी पेयजल के लिए तरस रहा है। वहाँ के तालाब सूख गए, तालाब नालों में तब्दील हो गए, किसान तालाब है ही नहीं, तालाब तो क्रिकेट का मैदान बन गए। जी। नदियाँ यदि जोड़ने का जो हमारी अभी पिछले सरकार, हमारी माननीय उमा जी ने प्रस्ताव भेजा है प्रदेश सरकार को, क्योंकि जमीन एक्वायर करके प्रदेश सरकार को देना है, बेतवा और केन को जोड़ने का। और मैं इतना मानती हूँ कि केन और बेतवा जिस दिन जुड़ जाएगी, उस दिन बुंदेलखंड की खुशहाली अपने आप वापिस आ जाएगी। क्योंकि जब बाढ़ होता है, वहाँ जो अर्जुन बांध है, मौदाहा डैम है, जब बाढ़ होगी तो पानी नदियों का अपने आप स्टोर होगा। तो स्टोर होगा, तो जब पानी नदियों में नहीं होगा तो नहरों के द्वारा सफाई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से फटकार लगाई उन 9 राज्यों को भी, केंद्र को भी शामिल किया कि सिर्फ आप खामोश होकर बैठ नहीं सकते। अब मैं आपको बता दूं, पिछले भारत सरकार ने जो पैसा दिया, यूपीए की गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए दिया, लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया, वहाँ जहाँ कोई मंडी की आवश्यकता नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी मंडियां बना के खड़ी कर दी। अरे पहले मंडी क्यों बना रहे हो, पहले किसान को उस लायक बनाओ कि मंडी पास पहुँच सके। सिंचाई की व्यवस्था करो, नहरों की व्यवस्था करो, ट्यूबवेल की व्यवस्था करो, मंडी बना के खड़ा कर दिया। मैं कह सकती हूँ वो मंडियां किसानों के काम तो नहीं आ रही हैं, हो सकता है कि जुआ खेलने वालों के अड्डे जरूर बन सकते हैं। अब क्या किया जाना चाहिए? सारी जो रूपरेखा है, जो व्यवस्था है, जो चरमराई हुई, वो हमारे सामने है, कोर्ट की फटकार हमारे सामने, और क्योंकि आप वहाँ का दर्द समझती हैं, वहाँ से आपका ताल्लुक है, अब क्या जाना चाहिए कि वहाँ के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को राहत मिले? देखिए, मजदूर तो लगभग वहाँ का पलायन कर चुका है और किसान की रीढ़ बिल्कुल टूट चुकी है। अभी ओला पड़े, लगभग मैं 7 जनपदों का दौरा करके आई हूँ, क्योंकि लोग मेरे से बहुत बड़ी आशा करते हैं कि दीदी आएंगे हमारे यहाँ। अभी मैं आई हूँ घूम के पूरे अपने क्षेत्र का और बुंदेलखंड का। जिस तरह से सुरेश प्रभु जी ने महाराष्ट्र में ट्रेन के द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है,
मैं मंत्रालय में जाकर के आग्रह करूंगी कि जैसे महाराष्ट्र वैसे बुंदेलखंड है, बिल्कुल कम से कम वहाँ जानवरों के लिए और आदमियों के लिए पेयजल, पहले अभी गर्मियों भर पेयजल की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध कराएं, मैं आग्रह करूंगी। जी 2017 में प्रदेश में चुनाव है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप जाएंगे और किस चेहरे के साथ जाएंगे? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा होता है जी, और ये मान करके आप चलिए कि सच्चे अर्थों में प्रजातांत्रिक पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है जी। माया और मुलायम वो एक परिवार, एक व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं जी। और कांग्रेस की रही बात तो वो भी एक ही परिवार के दिखे पार्टी चलती है जी। हमारे एक संविधान के दायरे पर रह करके काम किया जाता है जी। और उसमें पार्लियामेंट वोट जो है वो तय करता है। बकाया हमारे क्या भविष्य देखती हैं 2017 के लिए? देखिए, भविष्य हमारा अच्छा है क्योंकि वहाँ की जनता में, क्योंकि किसानों के गांवों में सब जगह घूमती हूँ तो पूरी तरह किसान अब की बार माया और मुलायम से उब चुका है। दोनों ने मिल करके प्रदेश को लूटा है जी। किसान को जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ और मैं 2 वर्ष के केंद्र की सरकार की कार्यकाल की मैं सराहना इसलिए करती हूँ कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखा का पैसा दिया और माननीय अखिलेश जी मंचों में बोल रहे हैं कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। कम से कम इतना सच तो बोलना चाहिए कि केंद्र ने दिया है, हमारे बांटने में सक्षमता है, हम बांट नहीं पाए, वितरण नहीं कर पाए, ये तो कम से कम उनको ख्याल रखना चाहिए। सूखा का दिया, अतिवृष्टि का दिया और आपको याद होगा कि पहले जो सरकारों को मिलता था, प्रदेश सरकारों को, उससे 32 से बढ़ा करके 42% कर दिया। फिर भी माननीय अखिलेश जी ये कहें कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, तो मुझे लग रहा है कि इससे हास्यास्पद विषय और नहीं हो सकता है। कम से कम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर दोषारोपण तो न करो कम से कम। बिल्कुल। साध्वी निरंजन ज्योति जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये पूरे देश में जो हालात हैं वो हालात कैसे सुधरें। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो, आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। वेलकम बैक। मेरे साथ खास मेहमान हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी। जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव था, पूरे देश में एक लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, आपका एक विवादित बयान आया, तो ये माना जा रहा था कि उस विवादित बयान की वजह से दिल्ली में बीजेपी को लेट डाउन होना पड़ा। देखिए, मैं कह सकती हूँ कि 6 राज्यों में चुनाव हुए थे जी। उसके बाद झारखंड का भी चुनाव हुआ, हरियाणा का भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ जी। चुनाव लड़ा जाता है, यदि ना हो तो फिर राजनीतिक पार्टियों की वैल्यू क्या रह जाएगी। जी जी, उसमें साध्वी निरंजन ज्योति का कुछ लेना देना नहीं। अक्सर ये आता है कि जब भी आप बोलते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है और खास करके आपका और आजम खान का जो है बिल्कुल बैर बड़ा जबरदस्त देखने को मिलता है और मीडिया की सुर्खियां बना रहता है। मैं तो नहीं रखती हूँ बैर, लेकिन अब उनका भाषण मेरे बिना पूरा नहीं होता तो बोलते हैं जी। अभी इस तरीके से भारत माता की जय को लेकर के पूरा का पूरा इशू गर्म है पूरे देश में, क्या माने, किस तरीके से आप लेते हैं कि क्या कोई व्यक्ति भारत माता की जय बोले तभी वो देशभक्त है? मैं तो बड़े सम्मान से कह सकती हूँ जी कि जिस नारे को लेकर के हमने आजादी पाई है जी, जिस नारे को लेकर के लाखों करोड़ों हमारे नौजवान शहीद हुए हैं जी, कोई बोले ना बोले लेकिन मंच से बोलना कि नहीं बोलूंगा, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल।
क्योंकि बात ये भी है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई सत श्री अकाल करता है, मतलब सबका एक ही है। अगर कोई मादरे वतन कहता है तो उसका मतलब भी वही है, लेकिन वो उसको उसकी आस्था से नहीं जोड़ सकता, और आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्र विरोधी है। देखिए, मैं इतने जरूर कह सकती हूँ कि ये भी कहने की क्या जरूरत है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता जय नहीं बोलेंगे। नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं। अपनी आस्था है, ना बोलो ना बोलो, लेकिन मंच में खड़े होकर के एक माहौल खराब करना, ये भी तो ठीक नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मंच पर ही खड़े होकर बयान दिया था कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं किसी के बयान को काटना और समर्थन देना मेरा काम नहीं है जी। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि चाहे देवबंद के मौलवियों ने फतवा जारी किया हो जी, चाहे उवैसी हो, सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों से इनको सीख लेनी चाहिए जी। जब वहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं जी, यही के मुसलमान हैं जो वहाँ रोटी रोजी कमाने गए हैं, प्रधानमंत्री जी को देख करके भारत माता की जय बोलते हैं, तो कम से कम उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे ही भाई हैं। अपने प्रधानमंत्री को वहाँ में मुसलमान हो या हिंदू हो नहीं है, वहाँ उनको यही गर्व महसूस हुआ कि हम भारत के हैं और भारत का हमारा प्रधानमंत्री आया है। तो कम से कम फतवा जारी करने वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बाहर रह करके मुसलमान भारत माता के जयकारे लगा रहा है। मैं जहाँ तक समझाऊं कि इस शब्दों के हेर फेर में लेकर के पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो इस्लाम है उसमें एकेश्वरवाद है। उनका कहना यह है कि अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ को भी सजदा नहीं करते, लेकिन हम मादरे वतन कहते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि भारत माता की जय बोलेंगे तभी हम भारतीय कहलाएंगे, तभी हमारी वो निष्ठा जाहिर होगी। नहीं, ये भी कहने की क्या जरूरत है कि हम नहीं बोलेंगे। जी नहीं, ओवैसी का ये बयान भी हम उसको खंडन करते हैं कि ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरत नहीं है। जी जी, हम जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं जी, लेकिन मंच में खड़े होकर बोलना ये तो गलत है ना। जी, तो उसके लिए परहेज करने की जरूरत है हर किसी को, चाहे वो बीजेपी के हो, ओवैसी हो, ए हो या बी हो, ताकि देश में जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है, जो एक भारतीयता का जो माहौल है वो बना रहे। जी जी जी, वो माहौल ठीक रहना चाहिए जी। और इसमें के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं बोलेंगे। अब मैं तो इतने आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से देवबंद के मौलवियों से जी। उन्हें फतवा जारी करना था तो कम से कम जो विश्व पूरा आतंकवाद की चपेट में है जी, उस आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करते तो मैं समझती हूँ कि मेरा भी मन करता कि देवबंद में जाकर के उनके में शरण वंदना कर। मैं आपको बताऊं कि अभी देवबंद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था मौलाना अरशद मदनी का, और इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए। उन्होंने वाकई कई बार उसमें कई बड़े नेता उसमें केंद्र के शामिल हुए, पूरी दुनिया के लोग शामिल हुए। वो बहुत पहले इस चीज को कंडम कर चुके हैं कि आतंकवाद का इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। ये कई बार बातें सामने आ चुकी हैं। ये अलग बात है कि पहुंच नहीं पाती है, नहीं हो पाती है, लेकिन वो इस बात को हर बार नकारते रहे। बहरहाल हम बात करते हैं इस मुद्दे पे कि जिस तरीके से अभी चुनाव शुरू होने हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड का मामला आपके सामने, राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा हुआ है। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे बीजेपी और केंद्र सरकार का हाथ है। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और कांग्रेस के लोगों पर थोड़ा मेरा दिमाग भी नहीं काम करता कि क्या बोल रहे हैं जी। जिन्होंने जो किया है उनको वही नजर आएगा ना। 92 में ढांचा टूटा था, उत्तर प्रदेश सरकार का अकेले दोष था जी। अन्य 3 सरकारें, राज्यों की सरकारें गिराई गई थी जी। उनका क्या दोष था? जिनकी आदत है गिराने की उनको सोच वही होगी। हमारे विधायक नहीं बगावत करके गए, विधायक किनके बगावत करके? कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहे हैं, सम्मानित पद में रहे हैं, वो यदि सरकार के खिलाफ बगावत करने लगे तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारी सरकार और हमारे संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। लेकिन एक इल्जाम ये भी लगाया गया कि राज्यपाल पर दबाव था केंद्र का, तभी जाकर के 28 तारीख वाला फैसला 27 तारीख में तब्दील हो गया और सरकार वहां पर बर्खास्त कर दी गई। नहीं, मैं उसी का काट आपको कर रही हूँ जी कि दबाव उत्तर प्रदेश सरकार का हो सकता था। माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश और 3 राज्यों को गिराना ये किसका दबाव था जी? तो यानी कि राजनीति पर राजनीति हो रही है। नहीं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं जी। अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए जी? 9 लोग बगावत में क्यों गए जी? अभी
चुनाव हो जाए आज की तारीख में, मैं यूँ कहूँ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है ही, आसाम और बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले, पुडुचेरी में चुनाव है, क्या भविष्य देख रहे हैं बीजेपी का? देखिए भी कोई भी दल चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है जी, और विशेष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जी, दोनों राज्यों में जनता की मानसिकता से, जी, कार्यकर्ताओं की मानसिकता से सरकार हमारी बनेगी। जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर खास मैं बात करूं तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के बीजेपी, और खासतौर से क्योंकि आप खुद वहां से जुड़ी हुई हैं, किन बिंदुओं पर आप चुनाव देखिए लड़ेंगे? मैं कह सकती हूँ कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा है जी, विकास का, जी, आजादी के बाद से पहली बार बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो मिट्टी के तेल में बच्चे पढ़ते थे, उन गांवों में रोशनी पहुंच रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो 50% गांव हो चुके हैं और 50% जो शेष बचे हैं 2018 तक हो जाएंगे। जी। काले धन के मुद्दे पे सरकार आई थी, क्या आप मानते हैं कि अब तक का जो टाइम हुआ है 2 साल का, उसमें काला धन वापस आ गया? देखिए जमा करने वालों को इतना टाइम लगा तो काला धन खोजने में भी तो टाइम लगेगा। जी, तो यानी कि अभी वक्त है, उम्मीद बचाई रखी जानी चाहिए कि काला धन अभी एक वापस आ आपने देखा होगा अभी वित्त मंत्री जी का बयान आया था जी, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम दिए हैं जी, इसलिए उनका विषय, उस विषय पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। जी, जी। अभी सबका साथ सबका विकास, क्या ये मान के चलें कि वाकई पूरे देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? देखिए कल मैं पोस्ट ऑफिस में पहली बार आजादी के बाद से बैंकों में जो लोड था उसको लोड कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट ऑफिस में भी एटीएम खोला है, सुकन्या समृद्धि योजना लागू की है। कल मैंने सुकन्या समृद्धि के कार्ड जो बांटे हैं 50% मुसलमानों की बच्चियां थी। जी, जी। ये है सबका साथ सबका विकास। जी, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके से मुसलमान नहीं जुड़ पा रहा बीजेपी से, क्यों, क्या वजह लग रही है? देखिए जो नेता हैं वो तो कभी जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जो आम जनता है वो जुड़ी हुई है और सारी सुविधाओं का लाभ ले रही है, चाहे वो 12 रुपया का बीमा, दुर्घटना बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो। और कल ही परसों ही मेरे पास मुसलमान बंधु आए थे जो क्या नाम है मुद्रा बैंक से लोन लेकर के अपना काम करने के लिए, जो सच में काम करना चाहता है। वो उन्होंने गुजरात में देखा है। जी, जी। गुजरात में आज चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, विकास करके गया। तो यहाँ भी लोग आसान भी थे और कर भी रहे हैं। जी। तो मैं इतने कह सकती हूँ कि किसी भी समाज, किसी भी दल का नेता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता को संतुष्ट कर रही है हमारी सरकार। जी, क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अभी भी अहम मुद्दा रहेगा? देखिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है। जब कोई मुद्दा बोलता है तो थोड़ा मुझे, कोर्ट में मामला है तो मुद्दा तो है ही। देखिए मेरे जी, राम मंदिर मुद्दा नहीं, आस्था है। आस्था एक अलग है। नहीं, बात सुनिए। अगर वो कोर्ट में नहीं गया होता साध्वी जी तो हम उसको आस्था मानते। वो आस्था आपकी भी है, राम आपके भी, मेरे भी है। बात सुनिए, कोर्ट में गया है, कोई लेके गया है, हम तो नहीं लेके गए हैं। कोर्ट में गया है, लेकिन राम आस्था है और आस्था कभी ना मुद्दा बनाया जा सकता है ना छोड़ा जाता है, बशर्ते कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का सम्मान करते हैं और मुझे विश्वास है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको सम्माने। लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ये कहना है कि 2016 खत्म होने से पहले ही निर्माण हो जाएगा। कोर्ट का आदेश आ जाएगा और मुझे विश्वास है कि पक्ष में देगा कोर्ट पक्ष में देगा। जी, अगर पक्ष में नहीं आता आपके तब क्या होगा? अगर क्यों लगाए हम, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है। संभावनाएं कुछ भी है? संभावनाएं कोर्ट के संबंध में नहीं, अनिश्चितताओं का ही दौर है। कोर्ट में जब तक केस रहता है तब तक अनिश्चितता ही रहती है, उसमें क्यों कहानी लगाया जा सकता। जी, आपने देखा जिस तरीके से नरेंद्र जी की लगातार छवि रही और हवा चलती रही, इलेक्शन के बाद एक जीतते रहे, लेकिन क्या वजह रही साध्वी जी के दिल्ली में और बिहार में उस तरीके के नतीजे नहीं आए? स्टेट के चुनाव और केंद्र के चुनाव दोनों में फर्क होता है, ये तो इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की रही छवि का तो आज भी कम नहीं है। आपको मालूम होगा कि बिहार में गए, नीतीश कुमार बोल रहे थे और वहाँ जनता नरेंद्र मोदी चिल्ला रही थी। तो मैं इतने कह सकती हूँ कि पहली बार विश्व के अंदर विश्व को मानना पड़ा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री है। सऊदी अरब के अंदर जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ एक सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मेरा ख्याल है कि पहली बार भारत को ये सम्मान किसी देश में मिला है। जी, अभी पठानकोट का मामला आपके सामने साध्वी जी,
JITT मैथी पाकिस्तान से उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक सकारात्मक नतीजे पे पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इस मामले का हल होगा, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंची उसने सुर बदल दी। तो लगता है कि उसे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई। देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए अवसर दिया जाता है। और आपको याद होगा कि पठानकोट में जब घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने उसको दो टूक जवाब दिया। जी। तो प्रधानमंत्री